Hi friends, in this video we will discuss about short-term blood pressure regulation mechanism. Okay, short-term ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म. ओके, देखिए इस पे ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख लीजिए. उसमें एक्चुअली मैंने यहाँ पे वो बताया कि जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, जो रेगुलेशन जो हम करते हैं ब्लड प्रेशर का हमारे बॉडी में होता है ना, ऑटोनॉमिकली, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी क्या एबनॉर्मलिटी हमारी आ सकती है. ठीक है, तो मैंने उसमें ये डिस्कस किया था कि जो हमारा जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है वो हमारे 2 बेस से कंट्रोल होता है. एक हमारा शॉर्ट टर्म और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो जो हमारा शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म है आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए, हमको सबसे पहले पता है कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर में वेरिएशन होना चाहिए. ठीक है, तो जो वेरिएशन जब हमारा होगा तो उसको जज करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए, है ना, हमारे पास रिसेप्टर होना चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास बैरो रिसेप्टर होता है जो कि हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ऑर्टा में जो एक ऑर्टिक आर्क होता है. ठीक है, ऑर्टिक आर्क, वहाँ पे हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. ये आप ब्लू कलर से आप देख सकते हो जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये और ये. ठीक है, ये जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो हमारे ऑर्टा से अराइज होती है और ब्रेन की तरफ वो असेंड करती है, ऊपर जाती है. तो नेक रीजन में, ठीक है, नेक में हमारा इसका बाइफर्केशन हो जाता है. राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी का नेक रीजन में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन हो जाता है. ठीक है, तो उनकी जो बाइफर्केशन पॉइंट है उसके नीचे ये हमारा कैरोटिड साइनस और ऑर्टा में ऑर्टा आर्क जो है, ठीक है, जो हमारे टर्न होता है ऑर्टा का यूँ, है ना, यहाँ पे इसका ऑर्टिक बॉडी ऑर्टा में और कैरोटिड साइनस हमारे बाइफर्केशन पॉइंट जो है उसके नीचे प्रेजेंट होता है. हमारी ये दोनों हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, तो देखिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे क्रेनियल नर्व हमारे 9th और 10th से होती है. हमारा जो 9th क्रेनियल नर्व है वो हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो हमारा होता है ये हमारा कैरोटिड साइनस से सिग्नल रिसीव करता है. और जो हमारे जो ऑर्टिक बॉडी है ना, ऑर्टिक बॉडी, ये हमारे इससे जो एफरेंट सिग्नल रिसीव होता है वो हमारे वैगस एफरेंट न्यूरॉन से होता है ना, जो कि हमारे क्रेनियल नर्व 10th कहलाता है. तो इनकी जो फाइबर्स जो है ना, इनकी जो नर्व सप्लाई जो यहाँ से रिसीव होती है ये सीधे कहाँ पे रिले करती है, सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस में. एक्चुअली देखिए, ये मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब ब्रेन स्टम्प और स्पाइनल कॉर्ड का मैंने एक एंटीरियर व्यू ड्रॉ कर रखा है. इसमें ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है और ये मेडुला है. ठीक है, तो मेडुला में आप देख सकते हैं जो पॉन्स और मेडुला के बीच में पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन जो है उसमें न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस मैंने ड्रॉ कर रखा है. ठीक है, और ये उसके बाद हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और दूसरा हमारा वैसोडायलेटर सेंटर. आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज कलर से जो मैंने लिखा है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस है. और ये हमारा जो BC है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर और BD वैसोडायलेटर सेंटर. तो और यहाँ पे हमारे सिंपैथेटिक चेन है जो कि अलॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम की होती है. ठीक है, तो देखिए एक्चुअली होगा क्या कि जितनी भी हमारे यहाँ रिसेप्टर से जो हमारे एफरेंट सिग्नल आएंगे वो हमारे सबसे पहले न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस में रिले होंगे. ठीक है, तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस जो है जब इनसे सिग्नल रिसीव करने के बाद ये डिसाइड करता है कि जो सिग्नल आ रहा है वो कौन सा सिग्नल आ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए सिग्नल आ रहा है कि लो ब्लड प्रेशर के लिए सिग्नल आ रहा है. ठीक है, तो जिस तरह की सेंसरी इम्पल्स से रिसीव करेगा, है ना, हाई या लो के लिए, तो उसी हिसाब से ये फीडबैक इसको वापस हार्ट में पहुंचाता है. किसके थ्रू, VC या VD के थ्रू. लेटेस्ट थिंग जैसे हमारा देखिए, देखिए हमारे कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी कंडीशन आई जिसमें हमारा हार्ट रेट जो है बढ़ गया, और हार्ट रेट जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. जब हमारा हार्ट रेट और उसकी कॉन्ट्रैक्टरी पावर, जब पंपिंग पावर जब बढ़ेगी हार्ट की, है ना, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन पे या फिर सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेशन से, है ना, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो उस केस में जब हमारा हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो पंपिंग एक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो जब ज़्यादा ब्लड होगा ऑल्टा में तो इनके जो ऑल्टा में जो रिसेप्टर्स हैं, है ना, ऑर्टिक बॉडी, और यही ब्लड जो है वो ऊपर भी जाएगा. तो यहाँ पे कैरोटिड साइनस, इनमें जब ब्लड की एंट्री जब ज़्यादा होगी, ज़्यादा वॉल्यूम में एंट्री होगी तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो स्क्रैच होंगे. तो जैसे ही स्क्रैच होंगे तो इनका जो डिस्चार्ज है रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो डेवलप होगा और ये सिग्नल जो है वो भेजने लगेंगे. ठीक है,
तो लेटेस्ट थिंग देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस पे थ्योरेटिकली मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारा जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm या 80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ओके, तो देखिए हमारी अगर हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हुआ है ना, जिससे कारण कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा, और हार्ट रेट बढ़ने के बाद हमारा जो है हमारा बीपी बढ़ा, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर जब ये बढ़ेगा तो वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ेगा। हमें पता है कि जैसे एमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, जिसमें हमारी फाइट और फ्लाइट कंडीशन, ठीक है, लड़ो या फिर भागो, ये वाली कंडीशन हुई। या फिर हमें एंग्जाइटी, है ना, एंग्जाइटी या फिर फियरफुल, है ना, फियरफुल कंडीशन, या फिर नर्वसनेस या फिर पेन, है ना, ये ऐसी कुछ हमारी इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो है हमारा जो डिमांड जो है वर्किंग करने की डेलिकेट ऑर्गन्स पे, उन पे लोड पड़ता है। तो उस लोड को कंपनसेट करने के लिए, उनके फंक्शन को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए उनमें जो ब्लड सप्लाई होती है ताकि उनको उन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती रहे उस इमरजेंसी कंडीशन में काम करने को, उसलिए हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने से हमारा जो है हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो पंपिंग जो ब्लड की पंपिंग है ब्लड वेसल्स में वो भी बढ़ेगी। तो जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में हमारी पंपिंग बढ़ेगी हार्ट की, है ना, सॉरी ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो उनमें स्क्रैचिंग होगी। जैसे ही स्क्रैच होंगे तो इनकी जो फायरिंग रेट है ना, ग्लोसोफेरेंजियल और तंत्रिका नर्व की, इनकी जो फायरिंग रेट है ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टर फायरिंग रेट इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे ही हमारी फायरिंग रेट बढ़ेगी, ठीक है, हो चुका। अब देखिए हमें पता है कि जो हमें जो इमरजेंसी कंडीशन जो हमारी होती है, फाइट या फ्लाइट या एंग्जाइटी, फियरफुल या नर्वसन, और भी हमारी तमाम ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जब आप कॉमन नोटिस आपने किया होगा कि कुछ समय के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है, हार्ट बीट जो बढ़ी हुई होती है वो नॉर्मल हो जाती है। वो क्यों नॉर्मल होती है? वो हमारे देखिए कैसे नॉर्मल होती है कि जब ये हमारा जब ब्लड प्रेशर जब हमारा बढ़ता है, ठीक है, तो ये इनमें जो डिस्चार्ज रेट है इनका, है ना, ये डिस्चार्ज रेट है 9th और 10th कैंड नर्व का, ये बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टर सर्टोरियस में ये पहुंचता है, तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सर्टोरियस का क्या काम है, जो कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। जो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जो होता है वो हमारा निगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए हमारे जो होम्योस्टैसिस होता है वो दो तरह के मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो हमारा क्या होता है कि जैसे अगर इसमें स्टिमुलस की स्ट्रेंथ जो है ना, बढ़ रही है, तो बॉडी जो है उसको कम करने की कोशिश करेगी, है ना। और अगर स्टिमुलस की कंडीशन, अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ अगर घट रही तो बॉडी उसको जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगी। मतलब उल्टा होता है, अगर स्टिमुलस घट रहा है तो बॉडी उसको कम बढ़ाने की कोशिश करेगी, अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम होता है बीपी, ये हमारा निगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है। तो देखिए अब हमारे जब इसमें ब्लड प्रेशर जब इसमें बढ़ा हुआ है तो इनकी डिस्चार्ज रेट जो है 9th और 10th, है ना, कैनियल नर्व की जो डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ गया। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सर्टोरियस जो है वो हमारा अब इसको कम करेगा, ठीक है। जो हमारा हायर सेंटर है सीएनएस का, ये इसको कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या करता है कि जो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सर्टोरियस है ये फिर अपने सिग्नल को ये कमांड देता है वैसोडाइलेटर सेंटर को, ठीक है। तो वैसोडाइलेटर सेंटर जो है वो क्या करता है कि जो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और यहाँ से हमारे वैगस नर्व जो है वो हार्ट में डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा वैगस नर्व को हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वैगस सिस्टम, तो वैगस सिस्टम जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सर्टोरियस पे गया, फिर इसने किसको कमांड दिया, वैसोडाइलेटर सेंटर को। तो वैसोडाइलेटर सेंटर जो है ये हमारा वापस हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल घटा दिया, मतलब नॉर्मलाइज कर दिया विया वैगर डिस्चार्ज। ओके, वैगस नर्व के एक्टिवेशन से इसने वापस जो बड़ा हुआ ब्लड था उसको, बीपी था उसको नॉर्मली कर दिया, है ना। पैरासिम्पैथिक सिस्टम के एक्टिवेशन से ये हमारा हार्ट रेट जो उसकी हार्ट की एक्टिविटी जो बढ़ी हुई थी इन तमाम कंडीशन के थ्रू वो
वैसोडाइलेटर सेंटर जो हमारा हायर सीएनएस सेंटर पे प्रेजेंट होता है, उसके पैरासिम्पैथिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से हार्ट रेट हमारा जो है, हार्ट की स्ट्रेंथ कम हो गई और हमारा जो है हार्ट वापस स्लो स्लो पंप करने लगा नॉर्मल होके, ठीक है। तो इस तरह तो हमारा जो होता है, जब हमारा जो है ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ होता है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर हमारा घटता है, ठीक है, तो हमको पता है कि वो ऐसी कई ऐसे तमाम कंडीशन होती हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर घटने लगता है, जैसे हमारा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, तो उसमें जो हमारा बीपी कम होने लगता है। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारा जब बीपी कम होगा, है ना, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो इनमें जो ब्लड है वो कम पहुँचेगा। जब ब्लड कम पहुँचेगा इनमें, तो या फिर हम इनकी जो ब्लड प्रेशर कम होने लगा, है ना, पंप हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी कम होने लगी किसी भी वजह से, है ना, या तो क्या होगा, किसी ड्रग एक्शन की वजह से या किसी भी और कोई भी कॉस्टली एजेंट हो सकता है। तो जब इनकी जब जो है ब्लड प्रेशर जब घटने लगेगा तो इनका जो डिस्चार्ज रेट है ना, कैरोटिड साइनस का और ऑर्टिक बॉडी का, इन रिसेप्टर्स का जो डिस्चार्ज रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें जो लेस फायरिंग होगी, तो जब लेस फायरिंग होगी, जब न्यूक्लियोस्टैटिक सेलुलोसिस इसको जब जज करेगा कि हाँ अब जो सिग्नल जो आ रहा है वो लेस बीपी का आ रहा है, ठीक है, लेस बीपी का आ रहा है, तो क्या करेगा न्यूक्लियोस्टैटिक सेलुलोसिस, अब इसको वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर को ये कमांड देगा, ठीक है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर को कमांड देगा, ठीक है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर को कमांड देगा। और ये जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर है, ये जो है ये हार्ट में सप्लाई होता है सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं, है ना, सिंपैथेटिक चेन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बिसाइड होते हैं, तो वहाँ से ये, इसको मैं ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, ये सिंपैथेटिक जो ये है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर जो है ये वापस सिंपैथेटिक गैंग्लियन को कमांड देगा, और सिंपैथेटिक जो गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक नर्व यहाँ से निकल के हार्ट में जो है एक्टिविटीज़ जो है हार्ट की बढ़ा देती हैं, ठीक है, ओके। तो ये वापस हमारा जो है दिया, मतलब अब यहाँ क्या होगा, देखिए ये ब्लड प्रेशर जब यहाँ पे घट गया तो इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर कब एक्टिवेट होगा, जब ये लेस फायरिंग ऑफ बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। देखिए इसमें जब बढ़ रहा था तो फायरिंग रेट इसका बढ़ रहा था, मगर जब ये बीपी जब घट रहा है तो इसका फायरिंग रेट घट रहा है। तो जब फायरिंग रेट जब इसका घट रहा है तो न्यूक्लियोस्टैटिक सेलुलोसिस जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर को कमांड देगा, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर जो है वो हार्ट रेट बढ़ाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटिंग सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व के एक्टिवेशन से इसको बढ़ाएगा विया सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेशन, ओके। तो जब हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है ना, तो जब हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो वापस हमारा ब्लड जो है वो जो कम हुआ था वो वापस अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो स्टिमुलस अगर बढ़ रहा है तो हमारा जो रिसेप्टर्स के थ्रू हमारा ये वापस कम हो जा रहा है। उसी तरह अगर हमारा स्टिमुलस अगर घट रहा है, ठीक है, तो वापस हमारे रिसेप्टर के थ्रू ये बढ़ जा रहा है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं जो हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ब्लड प्रेशर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर देखिए ओवरऑल फिर से देखिए कि अगर हमारा जो ये जो ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा तो इनका जो फायरिंग रेट है ग्लोसोफेरेंजियल और टेंथ की, है ना, टेंथ कैनम की, वो बढ़ जाएगी। और अगर ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया, ठीक है, तो हमारी जो फायरिंग रेट है वो कम हो जाएगी, और इस तरह जो हमारे आगे का काम हमारा होता रहता है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि कैसा हमारा हम कैसे इसके एप्लीकेशन में क्या होता है। देखिए हमारा एक वैगल सिनकोप होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक हमारी एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो कैरोटिड साइनस होते हैं, जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब भी हमारा जो है वैगस, जब भी ये इस तरह के जो पर्सन होते हैं जिनको ये वैसोवैगस सिनकोप होता है, तो इनमें जो पर्सन्स जब भी कोई इमोशनल होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाते हैं या फिर एंग्शियस हो जाते हैं या फिर फियरफुल हो जाते हैं, तो उस केस में जो इनकी जो वैगस
एक्टिविटी है, ठीक है, वैसोवैगल वैगल एक्टिविटी इनकी हाइपर हो जाती है, ठीक है। जब ये हाइपर होगी तो क्या होगा कि जब वैगल एक्टिविटी हाइपर होगी तो वैगस नर्व का जो डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ेगा, और हमें पता है कि जब वैगस डिस्चार्ज रेट जब अपना हार्ट में बढ़ाता है तो वो सप्रेस करता है हार्ट की एक्टिविटी को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हार्ट की सप्रेसिंग होगी, हार्ट सप्रेशन, जिसके चलते हमारा ब्लड की पंपिंग जो है वो कम हो सकती है, ब्लड में ब्रेन में ब्लड कम पहुँचेगा, ठीक है, ब्रेन में ब्लड कम पहुँचेगा, जिसके चलते हमारा इसमें अल्टीमेटली ऐसे लोग जो होते हैं वो फेंट हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। तो एक वैसोवैगल सिंड्रोम हमारा ये होता है। दूसरा हमारा इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जिन पर्सन्स को जो क्रिमिनल्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूशन दिया जाता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उनमें क्या होता है वो उनकी डेथ के पीछे भी एक हमारा ये रीज़न हो सकता है। हमें पता है कि जब वो हैंग किए जाते हैं, ठीक है, फंदे से, तो इनकी जो गर्दन होती है, ठीक है, गर्दन जो हमारी इनकी होती है, जब इनके फंदे में जब लटकाते हैं तो होता क्या है कि जो रस्सी जो होती है वो जब इस पर टाइट होती है इनके नेक पे जब उसको कसते हैं तो इन पे जो प्रेशर जो है ना, एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, इंक्रीज होता है, तो इनका फायरिंग रेट जो है वो भी बढ़ता है। तो न्यूक्लियोटाइड सोल्यूटर्स का क्या काम होगा कि हार्ट की एक्टिविटी को कम करे, तो ये वैगस हाइपर एक्टिव कर देता है, ठीक है। वैगस जो वैसोडाइलेटर सेंटर है उसको एक्टिवेट करेगा, और ये वैसोडाइलेटर सेंटर जो है वो वैगस नर्व के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को इतना सप्रेस कर देगा ताकि हमारा एकदम हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। और जब हार्ट स्टॉप हो जाएगा तो ना ब्रेन में ब्लड पहुंचेगा, ना कहीं पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी अरेस्ट हो जाता है, जिसके चलते हमारा पेशेंट डाई हो जाता है। और दूसरा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो हमारे मार्शल आर्ट होते हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट प्लेयर्स होते हैं, हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जब गर्दन पे जब अपने एक्शन से जब हमारे स्ट्रोक मारते हैं नेक पे, ठीक है, इस पे नेक पे स्ट्रोक मारेंगे, है ना, नेक पे जब स्ट्रोक मारते हैं तो तब भी क्या होता है, इनमें गर्दन पे इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड साइनस, उन पे प्रेशर पड़ता है। जब प्रेशर पड़ता है तो फायरिंग रेट फिर से बढ़ती है, फिर वैसोडाइलेटर सेंटर हमारा एक्टिवेट होकर वैगल एक्टिविटी को बढ़ा के ये वापस हार्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण कि हमारा जो हार्ट है वो ऑलमोस्ट सम टाइम के लिए हमारा हार्ट बीट बंद हो जाती है और हमारा ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है, इसके चलते हमारा फेंटिंग होने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब मार्शल आर्ट प्लेयर्स या कराटे प्लेयर्स जो होते हैं या विलन्स वगैरह जो होते हैं, जब भी हमारे नेक पे अटैक करते हैं तो जो है हमें फेंट हो जाते हैं, वो उसका भी कारण हमारा यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा कि किस तरह हमारा ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो आपको कोई भी और डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उसको जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।